कि हमारे पास डाटा बुकलेट तो गिवन नहीं होगी, लेकिन जो डाटा है जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमें बॉन्ड एंथैल्पी डाटा चाहिए, तो अब जो है वो क्वेश्चन के साथ ही हमें गिवन होगा। तो अब डाटा बुकलेट सर्च आउट नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन के साथ ही आपको बॉन्ड एंथैल्पी डाटा मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी फिलहाल क्वेश्चंस करने के लिए डाटा बुकलेट यूज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इथेन दिया हुआ है, तो इथेन का मतलब है C2H6, इसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और बाकी 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होंगे। इसी तरह क्लोरीन का जो बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्लोरो इथेन बना है, जिसमें हमारे पास ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, एक हाइड्रोजन हट के इसकी जगह पे क्लोरीन आया एंड HCl। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जितना भी बॉन्ड एंथैल्पी डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो आपको दूसरे पेज पे डाटा बुकलेट में मिलेगी, विच इज 350। इसी तरह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की 340 होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो होती है वो 350 होती है। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो 242 किलो जूल्स पर मोल होती है। तो ये सारा आपको जो डाटा गिवन होगा उसको यूज करते हुए आप एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हो। जैसे क्लोरीन क्लोरीन की हमने कितनी देखी, क्लोरीन क्लोरीन के 242 किलो जूल पर मोल। इसी तरह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास वो है, देखी थी अभी हमने, विच इज 350। ये 350 है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो होती है वो 410 है। और इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो है वो 242 है। और HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड की जो है वो 431 है। तो हम करते क्या है, सारी बॉन्ड इंथैल्पीज जो है प्रोडक्ट साइड की और रिएक्टेंट साइड की ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इसका। हमारे पास जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड की बॉन्ड इंथैल्पी आई है, देखो हम हैसेस लॉ लगाते हैं। अब अगर आपने हैसेस लॉ याद किया हुआ है, मतलब हैसेस लॉ आपको आता है तो अच्छी बात है। अगर हैसेस लॉ का डायरेक्ट मैं इसको समराइज करके बताऊं कि भाई हैसेस लॉ लगाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल जितने भी रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी कर दो, तो आपके पास वो खुद ही साइन के साथ जो है वो आपके पास इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। वो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है वो डिपेंड करता है। देखो हमने इसमें जब हैसेस लॉ लगाया था तो हमने क्या देखा था, इसमें सारे बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो सब सारे एलिमेंट जो है वो अलग एटॉमिक फॉर्म बन जाएगी इनकी। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, और ये सारे के सारे रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी और राइट साइड पे प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी। तो हमारे पास जो हैसेस लॉ बन रहा था वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट की जो बॉन्ड इंथैल्पी है प्रोडक्ट के फॉर्म हो रही है, हम उसको नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ओवरऑल आखिर में जो है इसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव में रखेंगे तो नेगेटिव ही बन जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो फिर मुझे जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल करने की जरूरत नहीं है, जो भी बॉन्ड इंथैल्पी है वो मैं डायरेक्ट रख दूंगा। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है उन सबकी बॉन्ड इंथैल्पी आप ऐड करो, माइनस जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है, सॉरी उल्टा लिख दिया, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है उन सबकी बॉन्ड इंथैल्पी ऐड करो, और जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है उन सबकी बॉन्ड इंथैल्पी ऐड करो और आपस में उनका डिफरेंस ले लो। तो रिएक्टेंट में हमारे पास जो है क्या क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ये सारी ऐड कर लो। कर लोगे ये। आतिफ पेज नंबर है इसका, पेज 91, बुक 3 का। रिएक्टेंट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 350, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 6 है, 6 इंटू 410 और प्लस 242। इसी तरह प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 350,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 5 है, और एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 340 है, और एक HCl बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 431 है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट द कंडीशन नीडेड फॉर दिस रिएक्शन टू अकर। तो हमें पता है कि भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, जिसमें क्लोरीन एल्केन के साथ ऐड हो रहा है, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के खुद लग रहा है। ये 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन इस रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इसके लिए क्लोरीन को होमोलिटिकली ब्रेक करना होता है, जिसमें हमारे पास नेसेसरी चीज क्या होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट। तो आप तो अब यूवी लाइट लिख दो या सनलाइट लिख दो। अच्छा, फिर कह रहा है यूज अ सीरीज ऑफ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ ईच स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज होते हैं इसमें, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। एंड इंडिकेशन ऑफ हाउ ब्यूटेन कैन बी प्रोड्यूस एज अ माइनर बाय प्रोडक्ट। अब ये देखो, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इथेन से, इथेन से क्लोरोइथेन बनेगा, डाइक्लोरोइथेन, समझ आ रहा है? अभी जो ब्यूटेन बन रहा है, देखो अब हमने ये 3 स्टेप में रिएक्शन पढ़ा है। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में आप क्या लिखोगे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है टू फॉर्म 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। फिर आपने जो दूसरा स्टेप पढ़ा है इसका, वो है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये इथेन है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल एक आएगा और अपने साथ एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो एक इथाइल रेडिकल बन जाएगा और साथ में बन जाएगा HCl। अब ये इथाइल रेडिकल फर्दर क्या करेगा, एक किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल को पकड़ के ब्रेक करेगा और अपने साथ क्लोरीन को लगा लेगा, तो ये C2CH5 C2H5Cl क्लोरोइथेन बन जाएगा, और एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ये आगे चलता रहेगा इसी तरह से। अब वो उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि use a series of equation to describe the mechanism of this reaction including the names of each of the stage। अब इसने देखो रिएक्शन कहाँ पे खत्म किया है, इसने जो रिएक्टेंट है वो C2H6 किया, C2H5Cl पे क्लोरोइथेन पे रोका हुआ है। तो मुझे भी क्लोरोइथेन तक ही बनाना है, वरना अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो डाइक्लोरोइथेन भी बनेगा, ट्राइक्लोरोइथेन भी बनेगा इससे। तो इस रिएक्शन के प्रोपगेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं आगे यहाँ से आगे बढ़ूं C2H5Cl, तो कोई और क्लोरीन फ्री रेडिकल एक और हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ब्रेक करके क्लोरोइथाइल रेडिकल बना सकता है, और फर्दर ये क्लोरोइथाइल रेडिकल जो है वो आगे किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके अपने साथ एक क्लोरीन लगा क्या कहते हैं, क्लोरीन लगा सकता है फर्दर। ये रिएक्शन तो चलता रहेगा इस तरह, अनलेस के सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। लेकिन हमें ये रिएक्शन ना यहाँ पे खत्म करना था। क्यों खत्म करना है यहाँ पे, क्योंकि उसने जो हमें मेन इक्वेशन दी हुई है ना, उसने मेन इक्वेशन ही हमें यहाँ तक दी हुई है। उसने इथेन क्लोरीन और उसने सिर्फ एक ही क्लोरोइथाइल मोनोक्लोरोइथेन बनाया हुआ है, मतलब क्लोरोइथेन बनाया हुआ है बस। तो हमें भी यहाँ पे रुक जाना है प्रोपगेशन में, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, तो ये मैं आगे जा तो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हवाले से मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। बात समझ आ गई ये वाली? अक्सर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होती है कि ये तो इतना बड़ा था, कहाँ तक लिखें। तो आप इसको सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, मतलब C2H5Cl दिया हुआ है, क्लोरोइथेन। इससे आगे आपको नहीं जाना। अच्छा, टर्मिनेशन स्टेप के वक्त ना उसने, पता है टर्मिनेशन स्टेप में उसने कहा, टर्मिनेशन स्टेप तो बहुत बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। बीच में डिफरेंट रेडिकल्स मिलके आपस में एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि टर्मिनेशन स्टेप में जो है ना ब्यूटेन बनाना है। अब ब्यूटेन आपको पता है C4H10 होता है। देखो अगर मेरे पास ये क्लोरो इथाइल रेडिकल है C2H5, ऐसे अगर दो इथाइल रेडिकल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए हों और एक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर टर्मिनेट हो जाए, तो ये बन जाएगा C4H10। टर्मिनेशन स्टेप में ये लिखना है हमें। सही है? समझ आ रही है बात? अगर कुछ पूछना है किसी को तो माइक खोल के भी पूछ सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो, लेकिन बता दो कि समझ आ रही है या नहीं आ रही है। सर ये टर्मिनेशन वाला मुझे समझ नहीं आया।
देखो टर्मिनेशन स्टेप क्या था, जब दो डिफरेंट रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर दोबारा मॉलिक्यूल बना ले। तो टर्मिनेशन स्टेप तो बहुत सारे हो सकते हैं, दो क्लोरीन रेडिकल भी आपस में मिलकर Cl2 बना सकते हैं। इसी तरह एक इथाइल रेडिकल है और उसके सामने एक क्लोरीन रेडिकल आ जाए तो ये भी आपस में मिलके क्या कहते हैं टर्मिनेट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब देखो प्रोपेगेशन स्टेप में रेडिकल जो है एक नया रेडिकल जनरेट करवाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि रेडिकल के सामने अगर मॉलिक्यूल आके टकराया है तो वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे यहाँ पे प्रोपेगेशन में जो हमने स्टेप 2 बनाया है, इसमें इथाइल रेडिकल था, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास, उसके सामने क्लोरीन मॉलिक्यूल आ गया तो वो क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपने साथ एक क्लोरीन लगा लेगा। लेकिन इन केस अगर दो रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो वो तो फौरन ही बॉन्ड बना लेंगे ना, क्योंकि उनको किसी का बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है। अब इनकी जिद थोड़ी है कि हमें किसी का बॉन्ड तोड़ के ही जो है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग पे लगाना है। उनको अगर कोई ऐसा एक और रेडिकल मिल जाए, वो रेडिकल खुद एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड लेके घूम रहा है, वो भी खुद किसी को ढूंढ रहा है कि मैं बॉन्ड बनाऊं, दूसरा रेडिकल भी बॉन्ड ढूंढ रहा है मैं बॉन्ड बनाऊं। तो इसने क्वेश्चन में मुझसे बोला हुआ था कि आप इनिशिएशन स्टेप दिखाओ, प्रोपगेशन दिखाओ और टर्मिनेशन ईच स्टेप में एन इंडिकेशन ऑफ हाउ ब्यूटेन कैन बी प्रोड्यूस एज अ माइनर बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास इनिशिएशन स्टेप में तो सबका सेम ही होना है ना। इनिशिएशन स्टेप तो मुझे पता है कि इसमें क्या होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोरीन रेडिकल। अब देखो मेन इक्वेशन उसने मुझे क्या दी है, मेन इक्वेशन में उसने मुझे C2H6 से C2H5Cl बनाया हुआ है। तो प्रोपगेशन में जब हम प्रोपगेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है C2H6। अब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके पास आएगा, पहले तो एक हाइड्रोजन को वो तोड़ के ले जाएगा और एक इथाइल रेडिकल जनरेट करवा लेगा और साथ में HCl बन जाएगा। अभी जो इथाइल रेडिकल है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और अपने साथ एक क्लोरीन को लगा लेगा। ये जो इथाइल रेडिकल ये जो हमारे पास इथाइल रेडिकल से क्लोरोइथेन बना है, यहाँ पे मैंने प्रोपगेशन स्टेप अपना रोक दिया क्योंकि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से वो कह रहा है कि हमें इस पे फोकस करना है, ये बनाना। लेकिन टर्मिनेशन स्टेप जो हो रहा होगा तो टर्मिनेशन में क्या सिर्फ यही प्रोडक्ट बन रहा होगा? नहीं, टर्मिनेशन में देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या पता दो क्लोरीन रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, वो Cl2 बना लेगा। क्या पता ये C2H5 इथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के सामने आए तो ये भी डायरेक्ट C2H5Cl बना लेगा। और क्या पता दो इथाइल रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो वो भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बना लेगा C4H10। अब उसने कहा था कि टर्मिनेशन स्टेप में हमें ना ब्यूटेन बनता हुआ दिखाओ। तो ये जो तीन टर्मिनेशन रिएक्शन जो कि ऊपर जितने भी रेडिकल बने हुए हैं प्रोपगेशन में, उसमें से मिला के ये तीन टर्मिनेशन स्टेप पॉसिबल है। हमने कौन सा दिखाना है जिसमें ब्यूटेन बन रहा हो, तो हमने दिखाना है। वरना और भी ये भी हो रहे होंगे लेकिन हमने जो है वो ब्यूटेन वाला दिखाना। समझ आई बात मोमिन? अब जी सर, ओके समझ गया। अच्छा क्वेश्चन 8 ना बाद में जब कीटोन से करेंगे ना क्वेश्चन उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन 9 में कह रहा है क्रूड ऑयल is processed to give a wide variety of hydrocarbons. Give the names of one physical process and one chemical process carried out during the processing of crude oil. तो क्रूड ऑयल को हम सेपरेट कैसे करवाते हैं हमने लास्ट क्लास में भी देखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है। और केमिकल प्रोसेस क्या होता है क्रूड ऑयल को सेपरेट करवाने के बाद? वन फिजिकल प्रोसेस एंड वन केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। उसके बाद जो लार्जर अल्केन फ्रैक्शंस होते हैं उसकी हम क्रैकिंग करवाते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसमें, क्योंकि उसमें हम किसी चीज को रिएक्ट नहीं करवाते, केमिस्ट्री चेंज नहीं करते, सिर्फ डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करवा रहे होते हैं।
पहला हमारा फिजिकल प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और केमिकल प्रोसेस उसके बाद जो होता है वो क्रैकिंग होता है। तो ये कह रहा है एल्केन्स एंड एल्कीन्स कैन बोथ बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, एक्सप्लेन व्हाई एल्केन्स आर अनरिएक्टिव। देखो एल्केन्स अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अच्छी खासी होती है, आराम से टूटते नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि ये ना नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे एल्काइल हैलाइड्स में जहाँ पे जैसे क्लोरोइथेन बना हुआ है, तो क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। जिसकी वजह से क्लोरीन जो है मतलब इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दे आर रिएक्टिव, जो किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक कर सकता है। लेकिन एल्केन जो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है, जिसकी वजह से इन पे परमानेंट डायपोल्स नहीं आते। इस ये एक और वजह है इनजेक्टिव होने की। 2 मार्क्स क्या है ना, तो दोनों आप रीजन लिखोगे कि कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन have high bond energies and secondly carbon and hydrogen bond is non-polar. Non-polar मतलब permanent dipoles नहीं होते। State the bond angle in a molecule of ethane and ethene। तो इथेन में देखो हमारे पास कार्बन को अगर देखो तो 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर है। 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर जो शेप होता है दैट इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। और जो इथीन है, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन के बाद कितने बॉन्डेड रीजन है, 3 बॉन्डेड रीजन, और कोई लोन पेयर नहीं बचा है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगे हुए हैं। तो 3 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर, दिस इज ट्रिगनल प्लेनर, और ट्रिगनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है हमने ये सारा। अच्छा शेप जो है ना उसने नीचे पूछी हुई है, तो मैंने शेप ऊपर ही लिख दिया था आंसर के साथ, मैंने देखा नहीं था। तो इस शेप के बताने के 2 अलग मार्क्स हैं आपके। तो टेट्राहेड्रल और ट्रिगनल प्लेनर, इथीन इज ट्रिगनल प्लेनर, इथेन इज टेट्राहेड्रल। अच्छा फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स इन टर्म्स ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट। इनके डिफरेंट शेप्स क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम लोग कैसे देखते हैं कि इनके बॉन्डेड रीजन डिफरेंट है ना। ठीक है, टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर है। तो बेसिकली जो आपके 4 बॉन्डेड रीजन होते हैं, जैसे ये है ना, तो इसमें देखो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई इसके ना सेंट्रल एटम कार्बन है 4 बॉन्डेड रीजन, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके। सेंट्रल एटम कार्बन इन alkanes have 4 bonded regions, 4 sigma bond, and in alkenes it has 3 bonded regions। देखो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने बॉन्डेड रीजन होंगे। अब पाई बॉन्ड जो है वो बॉन्डेड रीजन में काउंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन इथीन में हमारे पास जो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड में हमें पता है कि पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। जब हम बॉन्डेड रीजन काउंट करने जाते हैं ना, तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं कि किसी सेंट्रल एटम ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए। पाई जितने भी बनाए हुए डजंट मैटर, हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ठीक है, इन एल्कीन एज 3 बॉन्डेड रीजन। 3 बॉन्डेड रीजन का क्या मतलब है, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक पाई होगा। लेकिन एल्केन में कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, और एल्कीन में कार्बन ने सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, इसलिए वो 3 बॉन्डेड रीजन है। तुम चाहो तो इस तरह से जो ऊपर मैंने मॉलिक्यूल बनाए ये भी बना के दिखा सकते हो। समझ आ गई ये बात, क्वेश्चन तो नहीं है कोई?
कह रहा है यूज अ सीरीज ऑफ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन ऑफ इथेन एंड क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोइथेन। ये हमने कर लिया है अभी अभी ऊपर। तो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन वही सारे आपने लिखना है, और रुकना कहाँ पे, आपको क्लोरोइथेन पे रुकना है, मतलब एक क्लोरीन किस लगा के आपने रुकना है। तो ऊपर तुमने बनाया है बिल्कुल वैसा ही है। टर्मिनेशन स्टेप इसका, अब टर्मिनेशन स्टेप मैं बता देता हूँ। टर्मिनेशन स्टेप में उसने हमें स्पेसिफिकली तो नहीं बोला कि जैसे ब्यूटेन बना के दिखाओ या कुछ बना के दिखाओ, तो टर्मिनेशन स्टेप में आप एक क्लोरोथेन ही बना के दिखा देना, मतलब ये इथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल आपस में मिलके क्लोरोथेन बना रहा है। बाकी इनिशिएशन और प्रोपेगेशन वैसे ही होगा उसका, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। सर पार्ट 2 में तो हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि ब्यूटेन बनाना है हमें टर्मिनेशन से। दी हुई है, मैं देखे नहीं कहा है वो। हाँ पार्ट 2 में है ना, तो उसमें बना देना। इसमें वही है, मतलब वो उसी एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछा हुआ था। इसमें इसने ना एक मार्क्स ज्यादा दे दिया तुम लोगों को, ठीक है। आई थिंक वो क्वेश्चन पता नहीं कितने मार्क्स का था, ये टोटल 6 मार्क्स का यहाँ पे उसने बनाया हुआ है, और ऊपर आई थिंक उसने यही चीज जो है पूरी 5 मार्क्स की थी। तो यहाँ पे उसने 1 मार्क्स ज्यादा निकाल के दे दिया आपको, अलग से पूछ के। अभी क्वेश्चन 10 पूरा होमवर्क में करना है पूरा, ठीक है, सेम है बिल्कुल। पार्ट सी देखते हैं इसका, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमेशा एरोज बनाने में गलती हो रही होती है, तो जरा देख लेना रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन से एरो और कौन से डायपोल्स आपको दिखाना है। पार्ट सी में कह रहे थे रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। एल्कीन और ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, मतलब ये हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो पहले ये पूछ रहा है गिव द फुल नेम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो फुल नेम, सिर्फ एडिशन मत लिखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूरा लिखना। उसके बाद कह रहा है सर कंप्लीट अगर हमारा, जी बेटा बोलो। सर अगर हमारा पार्ट 2 का रिएक्शन हमें HBr एक्वस ब्रोमीन के साथ करवाना होगा, तो हमारे पास जो, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन लिखा हुआ है, हम फिर वहां पे H और Br लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड Yes. ब्रोमीन। हाँ, फिर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के करीब जा रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना है, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव आना है, सही है। अच्छा, यहाँ पे तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम बिलो टू इलस्ट्रेट दिस मैकेनिज्म, इंक्लूड ऑल द रेलेवेंट चार्जेस। अब देखो चार्जेस भी दिखाना है, पार्शियल चार्जेस भी दिखाना है, कर्ली एरोज भी दिखाना है, लोन पेयर्स भी दिखाना है, जो रेलेवेंट लोन पेयर्स हैं। अब लोन पेयर वाली कहानी जरा गौर से सुन लेना। ये लोन पेयर कहाँ पे दिखा रहे होंगे वो भी मैं भी बता देता हूँ। देखो होता है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर नीचे हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि क्या करती है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसके पास आ रहा होगा, तो वो ब्रोमीन एटम जो डबल बॉन्ड के पास आया ना ज्यादा, ये वाला ब्रोमीन एटम, इसकी, इनका जो शेड पेयर है ना, वो शेड पेयर इनका रिपेल होके कहाँ जाएगा, ब्रोमीन, दूसरे जो ब्रोमीन एटम जो डबल बॉन्ड से दूर है उसकी तरफ जा रहा होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ब्रोमीन एटम डबल बॉन्ड के करीब है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपने बनाए डायपोल्स, ठीक है। तो इन डायपोल्स को बनाने का आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर डबल बॉन्ड किसको अटैक करेगा, उस ब्रोमीन को जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे कर लिया एरो बनाओगे डबल बॉन्ड से इस पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन की तरफ। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा। देखो एरोज जो है ना, एक एरो तो मैंने ये बनाया है, अब ये सारे एरोज बनाने हैं, एक एरो ये बनाया, एक कली एरो ये बनाया, एक भी मिस करोगे ना तो 1 मार्क चला जाएगा। बेशक तुमने सारे बनाए हो, तो एक मिस कर दिया तो मार्क्स चले जाएंगे। अच्छा, किसी एक कार्बन पे आपने जो है वो ब्रोमीन लगा दिया, तो दूसरे कार्बन पे, अब आपकी मर्जी, आप लेफ्ट पे लगा दो राइट पे लगा दो, एक ही बात है। दूसरे कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटाइन बन गया ये। अच्छा, जो दूसरा नीचे वाला ब्रोमीन था जिसने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खुद रख लिया है,
उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब उसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसके ऊपर जो है ना एक लोन पेयर आपको दिखाना होता है। अगर वो कह रहा है लोन पेयर शो करो, तो अक्सर हम लोग लोन पेयर नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं ना स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लोन पेयर शो करो, तो हमेशा याद रखना लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल पे हम लोग शो कर रहे हो। इस केस में ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो वो। अब ये करेगा क्या, ये जो नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है ये पार्शियल कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा। ये जो रेलिवेंट चार्जेस था ना, ये इसका चार्ज था कार्बोकैटायन का, तो ये कर्ली एरो यहाँ पे बनाओगे और फिर फाइनल स्टेप आपको बना हुआ मिल गया। देखो अक्सर जो है, ये तो इसने आधा तो खुद बनाया हुआ है ना, ये आपको A to Z पूरा भी बनाना आना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आधा बनाने के 4 मार्क्स दे रहा है। फिर 4 मार्क्स किसके दे रहा होगा, आपने बनाया है क्या इसमें, आपने कर्ली एरोज जो है ना उनकी डायरेक्शन, कर्ली एरो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। किसी ने अगर उल्टी बना दी ना, अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो उल्टी कर देते हैं, यूं कर देते हैं, बोलते हैं ये जुड़ी तो रहा है आपस में, नहीं, एरो हेड पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये छोटी छोटी चीजों के आपके 4 मार्क्स। आपने चार्जेस इस पे पार्शियल पॉजिटिव डायपोल्स बनाए, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसका नेगेटिव, ब्रोमाइड का नेगेटिव दिखाया, तो इनके मार्क्स मिलेंगे, कर्ली एरोस के मार्क्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना, बहुत ध्यान से बनाना। आता है, बनाना भूल जाते हो कभी कभार, गलत बना देते हो जल्दी में। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप दोबारा बता सकते हैं कर्ली एरोस के बारे में? कर्ली एरोस वही मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था ना, बस वो रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। ओके। अच्छा, आगे कह रहा है क्लोरोइथीन कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलीमर कॉमनली नोन एज पीवीसी। क्लोरोइथीन की बात कर रहा है। अभी इसने ऊपर क्लोरो ब्रोमीन बनवा, ब्रोमो मतलब जो हमें बनवाया ना ब्रोमोइथीन बनवाया है, लेकिन ये बात कर रहा है अच्छा ये ब्रोमोइथीन में नहीं है, तो 1,2 डायब्रोमोइथेन बन गया। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये हमने ओ लेवल में भी पढ़ी है, या आपको एएस के हैंड आउट में भी मिल जाएगी, क्लास में भी डिस्कस करी, कुछ जगहों पे कर लिए, कुछ पे नहीं किए, लेकिन ये है ओ लेवल वाली। तो ये क्लोरोइथीन मोनोमर है। जब ये एडिशन पॉलीमर बनाएगा तो कह रहा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी इंक्लूडिंग 3 रिपीट यूनिट्स। 3 रिपीट यूनिट मतलब आपने 3 इस तरह के मोनोमर्स बनाने हैं और उनके फिर आपस में आपने बॉन्ड बनाना है। सर डबल बॉन्ड खत्म नहीं होगा? यस, डबल बॉन्ड खत्म होगा, और जो डबल बॉन्ड खत्म होगा तो जो जिन जिन कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है वो अपने एडजेसेंट मोनोमर के एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ कार्बन के साथ आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे लाइक दिस, और एंड में कंटिन्यूटी बॉन्ड ऐसे शो कर देना। सर इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन कहीं पे भी आ सकता है? देखो क्लोरीन, क्लोरोइथीन है ना, तो क्लोरोइथीन में क्लोरीन तुम नीचे लगा दो तो वो भी चलेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा दो तो भी चलेगा। सही है सर। अच्छा, फिर पार्ट ई में कह रहा है क्लोरोइथेन अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन शोन इन द डायग्राम। अब ये शायद कुछ लोगों ने साथ अभी पढ़ लिया है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है हाइड्रोक्साइड आयन वाला, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और जो हमारा क्लोरो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा। कह रहा है गिव द रीजेंट, एंड रीजेंट का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट क्या क्या और आपने यूज करें इसमें। कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट, अगर कोई आपको याद है जो मतलब किसी रिएक्शन के साथ अगर बताया गया है तो वो आपको लिखना चाहिए। अच्छा, नेसेसरी फॉर रिएक्शन 1, तो रिएक्शन 1 में हमारे पास बेसिकली क्या हुआ है कि
दोनों जो कार्बन है उसमें से एक कार्बन पे क्लोरीन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है। तो ये जब रिमूव हो जाएगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसके लिए जो हम एलिमिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं करते, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करके लेते हैं उसको अल्कोहल में, और उसको हीट करते हैं अंडर रिफ्लक्स। अच्छा देखो, हीट अंडर रिफ्लक्स क्या होता है, कुछ लोगों को शायद ये हीट अंडर रिफ्लक्स की बात अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। देखो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको जब हम हीट करवाते हैं ना, तो अब दो तरह के रिएक्टेंट इसमें डाले हुए हैं हमने, इनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो है ना वॉलेटाइल है। जब वो वॉलेटाइल होता है तो क्या होता है, जब हीट करना होता है इसको रिएक्ट करवाने के लिए तो वो इवेपोरेट होकर बाहर उड़ जाता है, हमें ना उसको बाहर इवेपोरेट होने से रोकना है। अब वो हीट करोगे तो इवेपोरेट तो होगा, अगर वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा तो वो जो दूसरा रिएक्टेंट है वो नीचे है, अभी सोल्यूशन फॉर्म में ही है, तो ये आपस में भी रिएक्ट नहीं हो सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फ्लास्क होता है इसके ऊपर ना एक कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर जो डिस्टिलेशन में कंडेंसर नहीं लगाते थे, तो कंडेंसर क्या करता है, उसमें ठंडा पानी जब डालते हैं कोल्ड वाटर इन और हॉट वाटर, कोल्ड वाटर इन जब अंदर डालते हैं तो क्या करता है, उसको ठंडा करता है, उन वेपर्स को वापस कंडेंस कराता है और वापस नीचे गिरा देता है, तो जब वापस नीचे जाते हैं तो फिर रिएक्शन हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स। इसका मैं आप लोगों को ना वो दिखा देता हूँ अपैरेटस कैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हेलोजिनो एल्केन जब भी हमने क्लोरोइथेन डाला तो हम जब हीट कर रहे हैं तो ये इसकी जो एक लॉन्ग ट्यूब लगा देते हैं ऊपर, अगर यहाँ से कोई वेपर इवेपोरेट करके जाता है तो ठंडा होता है और ठंडा होकर वापस नीचे आके गिर जाता है, इसको हम कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स। अब बहुत सारे रिएक्शन में हीट अंडर रिफ्लक्स होता है, कुछ में सिर्फ हीट होता है, किसी में रिफ्लक्स की जरूरत नहीं होती है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होती है, अब याद करने में प्रॉब्लम होती है यार किस में हीट अंडर रिफ्लक्स है किस में नहीं है। देखो अगर तो भूल जाओ, ठीक है, तो आपने, मैं कहता हूँ कि आपने जिस रिएक्शन में हीट लिखना है ना, और अगर आपको याद नहीं आ रहा कि रिफ्लक्स करना था नहीं करना था, तो आप लिख दो करना हीट अंडर रिफ्लक्स। अगर सिर्फ हीटिंग भी करनी है और आपने लिख दिया कि हीट अंडर रिफ्लक्स, तो इट मींस आपने एडिशनल बात लिख दी है, और कभी भी मार्किंग की एडिशनल बात लिखने के मार्क्स नहीं काट सकती आपको। तो ये मार्किंग की हमारी इस तरह से डिजाइन ही नहीं है कि एडिशनल बात लिखी, अगर चाहे वो सही लिखी है चाहे वो गलत लिखी है, तो ना तो उस पर मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्स का मार्क्स था और आपने नहीं लिखा तो मार्क कटेगा, और अगर रिफ्लेक्स नहीं लिखना था आपने लिख दिया तो आपका फिर भी मार्क नहीं कटने वाला। तो मैं कहता हूँ कि अगर भूल जाओ तो रिफ्लेक्स लिखना था या नहीं लिखना था तो लिख देना, क्योंकि केमिकली कुछ मसला नहीं है। अगर तुमने रिफ्लेक्स ऊपर लगा भी दिया, मतलब ये पूरा अगर आपने एडिशनल अपैरेटस लगा भी दिया रिफ्लेक्स के लिए, तो रिएक्शन तो वही होना है अंदर जो होना था। हाँ बस वेपर ऊपर आ ही नहीं रहा था, आपने खामा रिफ्लेक्स लगाया हुआ है, तो आपने अपना काम बढ़ाया हुआ है, लेकिन टेक्निकली आपने कुछ गलत नहीं किया, बिलावा जगह फजूल काम आपने कर लिया। सही है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्स हम कर रहे होते हैं। अभी जो हमारा प्रोडक्ट बना है, अच्छा पी कह रहा है, पी क्या बना है। अब पी में देखो हमने वही काम करा है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्लोरीन को हटा के खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। कह रहा है गिव द स्केलेटल फॉर्म, यस अल्कोहल बन जाएगा। अभी जो अल्कोहल बनेगा इसमें जहां पे क्लोरीन लगा है वहां पे क्या आ जाना है, हाँ OH आ जाना है। लेकिन उसने आपसे बोला है कि डिस्क्रीट फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी नहीं, स्केलेटल फॉर्मूला पूछा है। इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसा होगा, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब कि एक लाइन आएगी स्केलेटल फॉर्मूला में, और किसी एक कार्बन पे OH है, मतलब इसमें फिर OH जो है अलग से दिखाएंगे। तो दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर दैट।
मतलब अगर 3 कार्बन होते हैं तो आप स्केलेटल फॉर्मूला, अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 कार्बन है और 1 कार्बन पे OH है, तो आप स्केलेटल फॉर्मूला इसका ऐसे बनाओगे ना, और किसी OH के लिए आप एक अलग से डंडी दिखा के OH दिखाओगे। तो यहाँ पे आपने एक ही लाइन बनानी है, क्योंकि एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, और OH आपने अलग से दिखा दिया। सही है, ये लाइन आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, OH ऐसे दिखा दो। स्केलेटल फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं बस। अच्छा, फिर कह रहा है गिव द डिस्क्रीट फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट Q। तो जो प्रोडक्ट Q है उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला, अच्छा देखो सोडियम साइनाइड है। अब ये रिएक्शन कुछ लोगों ने शायद अभी नहीं पढ़ा है साथ, लेकिन ये रिएक्शन भी ऐसे ही होता है। साइनाइड आयन जो है वो CN नेगेटिव आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल के क्या करता है, क्लोरीन को हटा देगा। तो ये जो डिस्प्लेड फॉर्मूला इसका बनेगा, जहाँ क्लोरीन है वहां पे आके CN लग जाता है, साइनाइड। अब उसने कहा है कि डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाओ, मतलब सारे बॉन्ड दिखाओ। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड है, वैसे बेसिकली कार्बन ने तो बॉन्ड बनाया है ऊपर वाले कार्बन के साथ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कार्बन है इसने जिसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है उसके साथ 3 बॉन्ड और बनाया है। तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बने हुए हैं इस कार्बन के, और 1 बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों बॉन्ड उसने इस कार्बन के साथ बनाया है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, CN जब लगा हुआ होता है ना, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाता है, अब इसमें 3 कार्बन टोटल हो गए ना मॉलिक्यूल में, तो इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन 11 वेरी इजी क्रैकिंग का क्वेश्चन है, होमवर्क है, खुद करना। इक्वेशन बैलेंसिंग भी है इसमें। इसका जो पार्ट सी है उसमें कह रहा है डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। तो ये हमने एनर्जेटिक्स में पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा तुम्हें। when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen, excess of oxygen लिखोगे, और फिर under standard conditions। full definition क्या है, when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen under standard conditions। डेफिनेशन लिखी हुई है, याद रखनी है बस। पार्ट डी में कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ C14H30 तो was completely burned in air। अब अगर मैं ये जनरल फॉर्मूला देखूं तो ये जनरल फॉर्मूला एल्केन वाला बन रहा है। n की जगह पे 14 रखा तो 14 2 28 + 2 = 30, तो C14H30 ये बन रहा है। कह रहे हैं कि द हीट प्रोड्यूस रेज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर बाय 34.6 डिग्री सेल्सियस। Assume that no heat losses occurred during this experiment. The density of C14H30 is 0.763 gram per centimeter cube. Use relevant data from data booklet to calculate the amount of heat energy released in the experiment. देखो डाटा बुकलेट से क्या डाटा उठाना है। देखो आपने क्या करा है, ये जो आपके पास एल्केन है बेसिकली आपने इसको बर्न करा है। वो जो हम लोग एनर्जेटिक्स में नहीं पढ़ते थे कि हमारे पास एक कैलोरी मीटर में C14H30 एल्केन है, उसको हम बर्न करेंगे और उससे जो है वो वाटर को हीट करेंगे। तो जितना पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारी की सारी बर्निंग ऑफ एल्केन से आ रही है। कह रहा है कि हीट लॉसेस कुछ भी नहीं हुआ है, तो मतलब जितनी भी हीट एनर्जी लूज हुई वाटर ने गेन करी है वो सारी की सारी रिलीज हुई होगी बाय द बर्निंग ऑफ एल्केन। तो वाटर हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, Q = mc delta T, वेयर Q इज द हीट एनर्जी। मास ऑफ वाटर आप कितना लोगे, 250 ग्राम दिया हुआ है ना आपको मास ऑफ वाटर। अगर वॉल्यूम का वाटर गिवन होता, लेट्स से अगर मैं कहता कि
वाटर का वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 500 ग्राम, क्योंकि वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के इक्वल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मास दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट 250 ग्राम्स लिखूंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना, उसकी वैल्यू आपको डाटा बुकलेट से देखनी होती है, जब भी उसने बोला हुआ डाटा बुकलेट में। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी भी वो आपको क्वेश्चन के साथ नहीं देगा, क्योंकि डाटा बुकलेट के अभी भी 2 पेजेस आपको मिलेंगे, फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज। लास्ट पेज पे प्रोडक्ट टेबल है, फर्स्ट पेज पे आपके पास सारे कांस्टेंट्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू लिखी हुई होती है 4.18, तो वो आपका अभी भी डाटा बुकलेट से देखनी होगी। चेंजिंग टेम्परेचर कितना हुआ है, टेम्परेचर रोज बाय 34.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो हीट एनर्जी आ जाएगी जो कि वाटर ने एब्जॉर्ब की है, और ये सारी की सारी एल्केन ने रिलीज भी की होगी। मतलब बर्निंग ऑफ एल्केन से जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है वो 3615 जूल्स है, क्योंकि लॉसेस तो बीच में हुए ही नहीं, तो सारी की सारी वाटर ने एब्जॉर्ब की है। आगे कह रहे हैं यूज द डाटा above and your answer to 1 calculate the energy produced by the combustion of 1 mole of alkane। अभी आपने एल्केन कितना जलाया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्केन जलाया था। मतलब जो तुमने एल्केन लिया था ना लैम्प के अंदर, C14H30, इसका मास नहीं बताया हुआ, इसका वॉल्यूम बताया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना मास है इसका, तो इसकी देखो एल्केन की डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है 0.763, मास आपको निकालना है, और कितने वॉल्यूम एल्केन का, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है आपको, तो वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब ही यूज करूंगा। तो मास हो जाएगा 0.763 ग्राम। तो मास पता है एल्केन का, देखो जब इतना मास एल्केन का जो C14H32 आपने जलाया है, C14H30 सॉरी, तो जब 0.763 C14H30 आपने बर्न किया है, तो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो कितनी हुई है, 3615 जूल्स। वो ये कह रहा है कि जब 1 मोल बर्न करेंगे तो कितना होगा, तो 1 मोल का मास कितना होगा, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ C14H30। तो इसका MR के जितना जो मास होगा वो 1 मोल का होगा, तो इसका MR कैसे निकालोगे, 14 into 12 plus 30 into 1, क्योंकि 198 आ रहा है, तो 198 ग्राम जब C14H30 बर्न करोगे तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। सही है, ये जो भी वैल्यू आ रही है ये जूल्स में आएगी। हम लोग जो एनर्जी चेन लिखते हैं वो किलो जूल पर मोल में अक्सर लिख रहे होते हैं, लेकिन आप जूल्स पर मोल में लिख दोगे भी तो कोई मसला नहीं। ये हमारे पास आ रहा है 198 into 3615 डिवाइडेड बाय 0.763, यह आ रहा है हमारे पास 938,099 जूल्स। और ये ये जो 198 ग्राम है ये बेसिकली 1 मोल का मास है, MR है ना ये, तो जूल्स पर मोल में ये आंसर बनेगा। अगर इसको किलो जूल्स में लिखना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है, किलो जूल्स में ज्यादातर लिखी जाती है इतनी बड़ी वैल्यूज। चले आगे बढ़े। यस 12 अगेन कंबशन का है, 12 खुद करना, 13 देख लेते हैं, कर लो जरा। क्वेश्चन 13 में कह रहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H6 दिस इज प्रोपीन रिप्रेजेंट द कंपाउंड प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से टाइप के आइसोमर हैं ये साइक्लिक आइसोमर है। बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर है, और स्ट्रक्चर आइसोमर में कौन सी टाइप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया है ना। चेन आइसोमेरिज्म तो प्रोटीन में हो नहीं सकती, प्रोटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं हो सकती प्रोटीन में। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जिसमें तुमने पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6 ही है, तो ये आइसोमर्स है। कह रहा है व्हाट इज द हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल एट द एंड द टर्मिनल कार्बन CH2 ग्रुप इन प्रोटीन। बॉन्ड एंगल आपने बताना है।
किसका बॉन्ड एंगल बताना है? इस कार्बन का। टर्मिनल कार्बन कौन सा है? आखिरी वाला डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड का जो टर्मिनल वाला कार्बन है वो बताना। डबल बॉन्ड बना हुआ है जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन के कितने बॉन्डेड रीजन है? एक बॉन्डेड रीजन ये रहा, एक बॉन्डेड रीजन ये रहा, एक बॉन्डेड रीजन ये रहा। 3 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पे। 3 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पे है, जो हमारे पास शेप बनता है ट्रिगनल प्लेनर बनता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। शेप का नाम ट्रिगनल प्लेनर होता है। आगे कह रहा है अंडर सुटेबल कंडीशन प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन ईच रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है भाई। अच्छा, प्रोपीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन एडिशन होगा, और साइक्लोप्रोपेन क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसमें कह रहा है विद प्रोपीन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इज फॉर्म। स्टेट फुली व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज। देखो प्रोपीन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो वो एडिशन रिएक्शन होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड है प्रोपीन में। लेकिन साइक्लोप्रोपेन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है साइक्लोप्रोपेन में कोई। इसके साथ फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो ये कह रहा है कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दोनों रिएक्ट तो कर रहे हैं। प्रोपीन के साथ क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड जहां जहां पे है वहां पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ एक क्लोरीन लग गया, यहाँ एक क्लोरीन लग गया, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो उसने तुम्हें बताया हुआ है कि ये तो बन ही रहा है। फिर कह रहे हैं साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन 3 डिफरेंट कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4Cl2 कैन बी फॉर्म। मतलब साइक्लोप्रोपेन में तो कह रहा है कि 2 क्लोरीन लगे। देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, वो कह रहा है कि 3 डिफरेंट कंपाउंड मतलब 3 डिफरेंट आइसोमर्स बने। Draw displayed structure of each of these 3 compounds. सर जी सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होती नहीं है कुछ, मतलब एएस में नहीं होती है, मैंने तो नहीं पढ़ाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। राइट, सॉरी सर, थैंक यू। अच्छा देखो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं। अगर इसमें आप क्लोरीन लगा रहे हो ना, 2 क्लोरीन लगाने। अगर क्लोरीन इस तरह से लगे कि एक इस क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, चलो ना यार अलग से बना देते हैं। देखो जरा ध्यान से सुन लेना, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आया हुआ है क्वेश्चन। जब इसके आइसोमर्स बनाओगे तो एक तो ये हो सकता है कि 2 क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे लग जाए, तो एक आइसोमर तो ये हो गया, मतलब एक एडजेसेंट कार्बन पे लग गए साथ साथ। अब देखो इनकी नंबरिंग अगर करी ना, या तो मैं साइक्लिक है तो क्लॉकवाइज नंबरिंग करूंगा या एंटी क्लॉकवाइज करूंगा। जैसे 1 2 3 इसको नंबर दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 2 3। तो इसका इसका नेमिंग पूछी भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करोगे नेमिंग इसकी देने की कोशिश करो तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है? कि इन दो सर ये 3 2 और और 1 3 जो पे है लग जाए। 3 और 1 पे लग जाए वो भी हो सकता है, लेकिन मैं उसका बताता हूँ। 2,3 डाइसाइक्लोप्रोपेन। हाँ 2,3 डाइसाइक्लोप्रोपेन हो गया।
और इसके अलावा और 1,3-dichlorocyclopropane। देखो अब मैं अगर 1,3 करूंगा ना, देखो एक तो मैंने एडजेसेंट कार्बन पे लगाए हुए। अब पता है आगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से लगा रहा हूँ ना, तो फिर ये और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, मतलब इसको पलट के रखो तो ये 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ही हुआ ना। यस देखो सर। एक स्ट्रक्चर, अब ये जो बना है हमने इसको जो 2,3 बोला है, इसको भी गलत बोला हुआ है। इसमें जब मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो इसकी नंबरिंग फिर मैं इसको 1 क्यों बोलूंगा, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसको पहला नंबर दे दो। ये भी 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बना। अब मैं क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पे ना लगाऊं, अगर एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करवा दूं, अगर मैं ये करवा दूं, ये होगा। इसको फिर मैं नंबरिंग करूंगा तो जिस कार्बन पे मैंने क्लोरीन लगाया है उसको 1 कह देता हूँ। दिस इज 1 2 3, ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो टोटल एक आइसोमर ये बन रहा है और एक आइसोमर ये बन रहा है। इसके अलावा और कोई इसका आइसोमर नहीं बन सकता। तो ये 1 है, ये 2 है। स्ट्रक्चर आइसोमर इसके अलावा और कोई इसका नहीं बन सकता। ये जो हम जो मैंने 2,3 लिखा था ना, ये 2,3 नहीं, ये भी 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपेन ही होगा, लेकिन हमें 3 बनाना है। अब जो तीसरा आइसोमर इसका होगा ना, वो फिर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि स्टीरियो आइसोमर है। अब जिसने पढ़ा हुआ है मेरे साथ ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो सुन लो। जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो वो उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, जब पढ़ोगे तो जाके रिवाइज कर लेना। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होती है, जब हमारे पास जैसे ये वाला जो हमने आइसोमर बनाया ना 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसका इसमें एक कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन कौन सा है? कायरल कार्बन वो होता है, वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए और चारों डिफरेंट चीजें अटैच हुई हुई हैं। अब अगर इसमें कायरल कार्बन रियलाइज करो तो इसमें एक तो कायरल कार्बन हमारे पास ये हो गया, इसमें एक क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो चीज लगी हुई है इसके साथ ये CH3 है, लेकिन जो ऊपर वाला लगा हुआ है वो CHCl लगा हुआ है। तो ये एक डिफरेंट चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है। हाइड्रोजन एक डिफरेंट चीज इसके साथ अटैच है, क्लोरीन एक डिफरेंट चीज अटैच है, इसलिए कायरल कार्बन है। अभी जिसको नहीं समझ आ रहा है ना ये तो ये मुझसे समझ लेना फिजिकली। इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं ना, ऑप्टिकल आइसोमर इसका, इस कायरल कार्बन के अबाउट, तो वो इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे? इसका जो मिरर इमेज बनाओगे, मतलब शीशे में अगर इसका इमेज देखें तो वो इस तरह से होगा, सब कुछ लिटरली इन्वर्ट हो जाएगा उसमें। ये वाला है कायरल कार्बन। तो एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये हुआ, और एक जो है वो 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपेन एक ही होगा। तो ये 3 इसके आइसोमर्स बनेंगे, एक स्ट्रक्चरल, 2 स्ट्रक्चरल और एक ऑप्टिकल। अब जिसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ी है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो मेरे साथ पढ़ लेना। बाकी स्ट्रक्चर आइसोमर तुम्हें समझ आने चाहिए कि स्ट्रक्चर आइसोमर इसके सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। अगर मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊं तो क्लोरीन अगर आप यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, या अगर आप कह रहे हो कि मैंने क्लोरीन एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो ये एक ही बात है भाई। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने एक क्लोरीन लेट से यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये तीनों एक ही बात है। क्योंकि जब मैं इनकी नंबरिंग करूंगा तो मैं इसको फिर 1 2 3 बोलूंगा, और जब मैं ऊपर दूसरे वाले की नंबरिंग करूंगा तो इसको 1 2 3 कहूंगा, और जब मैं तीसरे वाले की नंबरिंग करूंगा तो इसको 1 2 3 कहूंगा। तो सब जो है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेंगे।
डिफरेंट स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा दे, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर आप कहोगे भाई मैं नीचे वाले कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा दूं, तो वो बात एक ही है ना। फिर जब इसको फिर आप 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपेन कहोगे, इसको भी फिर इसको 1 कहोगे, 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपेन। और फिर जब आप इसके साथ लगा दोगे तो वो भी 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपेन होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, कल भी हम इसी टाइम पे क्लास करेंगे 7:30, और फिर ना थर्सडे को भी इसी टाइम पे क्लास करेंगे। तो क्वेश्चंस कर देंगे आगे ऑर्गेनिक के, क्योंकि ऑर्गेनिक का पेपर 2 अच्छा खासा आता है। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक के भी करेंगे। तो पेपर 2 पे हम अभी फोकस करेंगे, क्योंकि पहले पेपर 2 है हमारा। तो क्लास ठीक है। 7:30 से हो रही है। यस, 7:30 ऑनवर्ड्स। आपने ग्रुप में इन्फॉर्म किया था आप क्या? 7:30 ज्वाइन कर लिया करो। जी सर, लेकिन आपने हाँ, ग्रुप में कुछ ग्रुप्स इन्फॉर्म में किया? मैंने किया था, कुछ में मैं भूल जाऊंगा, लेकिन 7:30 अब बस फिक्स कर लो ना 7:30 का टाइम। चल ठीक है सर, ओके। ठीक है। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस तो इसमें अच्छे खासे डले हुए हैं, तो जितने कर सकते हो। अब अगर ये हैंड आउट सबके पास है, तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो कर लो। अगर सिर्फ ये पूछ लोगे कि ये क्वेश्चन समझा दें, तो फिर वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ना कि हम सारे करें, क्योंकि कुछ अच्छे खासे आसान क्वेश्चन होते हैं फौरन कर लेते हैं। तो ट्राई करो कि इसको कल तक कर लो सारा, ताकि फिर हम लोग ना आगे चले जाएं। फिर अल्काइल हाइड्राइड्स का एक अलग चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, अल्कीन्स के अलग होंगे, फिर अल्कोहल्स के अलग होंगे। ठीक है, चलो ओके, लास्ट।